अच्छा भाई, कल हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक खत्म किया था। हाँ ये रहेगा ये देखो, देखो हमारे पास ना वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का दो जरिया है। पहला, क्योंकि हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप लोग ये चीज नोटिस करो तो भाई वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दोगे या तो इस वेक्टर को किसी वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करा दोगे। दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। पहली, क्या बोला मैंने आपसे कि इस वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये होगा कि तुम इस वेक्टर को किससे ही मल्टीप्लाई करा दो, वेक्टर से। तो मेरी बात सुनो, देखो अगर कोई भी वेक्टर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में हमेशा क्या ही आएगा, आपके पास वेक्टर ही है। ठीक है, अब इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये समझ लो हमारा पहला केस है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो उसमें अगर तुम देखो कि मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, लेकिन एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो मुझे बताओ स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर में फोर्स आ रही है और फोर्स भी कैसी क्वांटिटी आ रही है, वेक्टर। ये तुम्हारी पहली एग्जांपल हो गई। सेकेंडली अगर तुम देखो, तुम्हारे पास शायद तुम्हें याद है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, v = mv, मास अगेन स्केलर, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर, और देखो तुम्हें रिजल्ट भी वेक्टर ही मिलता है। सही है, तो मुझे बताओ ये ऊपर वाली इक्वेशन वेरीफाई हो गई तुम्हारे पास। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा क्या आएगा, आपके पास वेक्टर आएगा। थर्ड, अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, अब सुन लो बॉस, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, इसका क्या मतलब है बेटा, वेक्टर ए की कोई भी एग्जांपल हो सकती है ना। कि वेक्टर ए फॉर एग्जांपल 2i कैप 3j कैप के बराबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेक्टर ए। तो मुझे बताओ वेक्टर ए का बच्चे मतलब क्या है, आई कैप जे कैप के कैप ए, वेक्टर का मतलब है कि उसके अंदर ये चीजें लाजमी मौजूद होंगी। तो मुझे बताओ अगर तुम मतलब मल्टीप्लाई कराते हो तो आंसर में भी मुझे बताओ क्या आई जे के आ रहा है आपके पास, इसका मतलब आंसर कैसा आ रहा है आपके पास, वेक्टर आ रहा है। ठीक है, जब भी किसी भी रिजल्ट में आई जे के मौजूद होता है इसका मतलब मेरा आंसर वेक्टर आ रहा है। तो मुझे बताओ 3 क्या था, स्केलर नंबर, ये क्या था, वेक्टर, स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, अगेन आंसर क्या है, आया आपके पास वेक्टर को। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ये हर उस जगह वेरीफाई हो सकती है आपके पास। ठीक है, अच्छा तुम लोग को शायद याद है कि सर्कुलर मोशन वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं उसमें फॉर्मूला होता है v = r ओमेगा, a = r अल्फा। तो मुझे बताओ रेडियस स्केलर, ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्ट में देखो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है। जब भी कोई स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा इसी बेतहाशा एग्जांपल हो सकती है, बेतहाशा एग्जांपल हो सकती है, a = r अल्फा। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई भी स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट हमेशा वेक्टर है। तो मेरे ये जो पूरी एग्जांपल थी सिर्फ इस इक्वेशन को वेरीफाई कराने के लिए तुम्हारे सामने दी कि एग्जांपल किस तरीके से चल रही है। लेकिन बेटा इसी के बरक्स अगर हो जाए कि मैं तुमसे बोलूं कि तुम किसी वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दो, किसी वेक्टर को, देखो स्केलर के बजाय मैंने वेक्टर ही ले लिया, तो किसी वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दो तो भाई साहब रिजल्ट आपको पता है स्केलर भी आ सकता है वेक्टर भी आ सकता है। ठीक है, दोनों ही आ सकते हैं। अब ये डिपेंड अपॉन अ प्रोडक्ट है, ये डिपेंड अपॉन ऑपरेशन है। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं भाई साहब कि पहली वाली पॉसिबिलिटी लो
क्या मुझे बताओ कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और आंसर क्या लो मुझे बताओ, स्केलर लो। ठीक है, तो शायद तुम्हें याद हो, ये डॉट ऑपरेशन कहलाता है तुम्हारे पास। ठीक है, और ये ऑपरेटर है भाई, ये एक ऑपरेटर है कि डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपके पास, स्केलर आएगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल तुमने पढ़ी, कौन कौन सी मुझे बताओ। वेक्टर, वेक्टर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तुमने इसकी बहुत सारी एग्जांपल पढ़ी, पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सारी स्केलर है लाइंस में। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है वो स्केलर है आपके पास। तुमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, फ्लक्स एक स्केलर है, फ्लक्स नंबर को डिनोट करता है आपके पास, ये कितनी लाइंस क्रॉस करके जा रही है आपके पास। तो वो भी आपके पास इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट की, जब भी डॉट ऑपरेटर लगा रहे हो तो आंसर स्केलर के थ्रू मिलता है। जब भी डॉट ऑपरेटर लगा रहे हो, बताने का मकसद ये कि आंसर क्या तो मिल रहा है तुम्हें, स्केलर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अभी इसी को अगर ब्रेक करूं मजीद, तो मैं तुमसे बोलूं कि वेक्टर, वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दो और आंसर में भी क्या ही ले लो, वेक्टर ही ले लो। ठीक है, तो अभी आपके पास क्रॉस ऑपरेटर है, क्या इस ऑपरेटर के ऊपर तुम्हारे पास जब आंसर वेक्टर आएगा। एग्जांपल दो मुझे, तो एग्जांपल क्रॉस करो, पढ़ चुके हो, बोलो। टॉर्क किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ, मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स। ठीक है, अच्छा एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, आर क्रॉस पी। ठीक है, मोमेंट आर्म क्रॉस लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्रॉस ऑपरेशन लग रहा है, वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट में चल रही है, टॉर्क की वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क की डायरेक्शन होती है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी एग्जांपल है, ये सारी बकायदा एमसीक्यू में पूछता है हमें आपके पास, ये कहाँ स्केलर कहाँ वेक्टर आपके पास प्रोडक्ट लग रहा है। ठीक है, कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ डॉट प्रोडक्ट लग रहा है आपके पास। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी, अब हमारा ये अलग टॉपिक है, ये हमारा एक पूरा अलग टॉपिक है आपके पास ना। ठीक है, जिसके ऊपर तुम्हारे पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन के होगा। देखो हम उसको अलग से भी पढ़ते हैं। देखो भाई, मतलब चीजों को समझना, यहाँ से क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई वेक्टर वेक्टर का डॉट ऑपरेशन ले रहा हूँ और आंसर स्केलर आ रहा है,
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी कि भाई मेरे पास एक वेक्टर ए है डॉट, मेरे पास एक वेक्टर बी है। मुझे बताइए ए डॉट बी लगाया, आंसर में मैग्नीट्यूड चाहिए इसका। क्यों? आंसर स्केलर है ना, आंसर में मुझे कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, फॉर्मूला डेवलप किया ए बी कॉस थीटा। सुनते रहना, ए क्या है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या लगा कॉस थीटा। क्यों आ रहा है कॉस थीटा, साइन थीटा लिखा। बेस ऑफ परपेंडिकुलर की तरह है, बेस ऑफ परपेंडिकुलर तो टेंजेंट थीटा होता है। हाँ, बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान का एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, क्या है इस बारे में बात जरा सुनो। देखो cos थीटा क्यों आ रहा है, ये काफी अच्छा समझने वाली बात है कि cos थीटा ही क्यों जनरेट होता है। तो मुझे बात में बहुत सारे जानते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं ये देखो, वहां लोग देखा है कि पैसेंजर्स के पास जो लगेज होता है जिसको हम लोग हैंड कैरी का नाम देते हैं, वो जो हैंड कैरी हम लोग घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं, तो हैंड कैरी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है एक खास किस्म के एंगल के ऊपर। ये देखो हैंड कैरी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो खास एंगल पे लग रही होती है। और मुझे बताओ जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट करेगा आपके पास। तो मुझे एक बात ही बताओ कि हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए कल वाली क्लास में कि अगर कोई भी वेक्टर एक्स वाई के बीच में मौजूद होता है तो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं तुम्हारे साथ, दो। एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक क्या होता है वाई कंपोनेंट। तो मुझे एक बात ही बताओ कि इस वेक्टर एफ के भी कितने कंपोनेंट बनने चाहिए, दो। एक बनेगा आपके पास क्या, एफ एक्स, और एक क्या बनेगा, एफ वाई। ये देखो ऐसे ही होगा। अब मुझे बताओ वर्क डन का तुम लोग बेसिक फॉर्मूला लेके चलते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन मुझे एक बात ये बताओ अभी ईमानदारी से कि यहाँ पे फोर्स का वो कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट करवाने में मददगार साबित होता है, एफएक्स। क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट की क्या है, पैरेलल है। एक बात याद रहे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ चुकी हो, लेकिन एक बात याद रखना, वर्क सिर्फ तब होता है, वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ तब होता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवा रही होती है सिर्फ उसके लिए। याद रखना फोर्सेस बहुत सारी होती है भाई, फोर्सेस बहुत सारी होती है। जैसे कि मुझे बताओ अभी नफ्स 2022 के पेपर में ये एमसीक्यू आया था, जिसे दिमाग घुमा रहे थे बच्चों का। इन्होंने एक एग्जांपल दी, एक डायग्राम दी हुई थी उसको, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है और बॉल ऊपर से रोल डाउन होते हुए नीचे आ रहा है। उन्होंने पूछा इसके अंदर किस किस तरह का बंधन हो रहा है, बस एक क्वेश्चन। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन लगा भाई डायग्राम में, बॉल ऊपर से घूमता 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 नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, उन्होंने पूछा इसमें किस किस तरह का बंधन है। ठीक है, अब ये चीज अगर, अब जो बच्चा इस डायग्राम से एक फोर्स को पिक करेगा वो एक बंडल लगा देगा, जो दो फोर्सेस को पिक करेगा वो दो बंडल लगा देगा, जो तीन फोर्सेस को पिक करेगा वो तीनों तरह का बंडल लगा देगा। भाई याद है बंडल की कितनी टाइप्स होती है, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क। तो जो बच्चा जितनी फोर्सेस को कैलकुलेट कर पा रहा है वो उतने बंडल लगा। सारी बात समझ में, लेकिन एक बात याद रहे, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवा रही होती है वेक्टर में सिर्फ वो फोर्स शामिल। ठीक है, बड़ा दिमाग घुमाते हैं वेक्टर, हमें देखने में बहुत आसान चक्कर लग रहा होता है, लेकिन बेटा उसके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, आपकी सोच है। ठीक है, इसलिए अब मुझे बात बताओ यहाँ पे एफएक्स में कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे एफएक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में, सही है। अब मुझे बताओ एफएक्स, अगर मैं एंगल एक्स से मेजर कर रहा हूँ, ध्यान करने वाली चीज, अगर एंगल एक्स से मेजर करूंगा तो एफएक्स विल बी इक्वल टू एफ cos थीटा टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अगली बात समझ में, तो ये बनेगा एफ एस cos थीटा। सही है भाई साहब, तुम्हारे पास आया cos थीटा। ठीक है, तो एक बात याद रहे, डॉट प्रोडक्ट चूंकि स्केलर है तो साइन थीटा कभी यूटिलाइज नहीं हो सकता है। मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में और देसी जबान की बात कर दी है। क्या बोला मैंने, डॉट प्रोडक्ट हमेशा आंसर स्केलर देता,
साइन थीटा यूटिलाइज हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी करता, कुछ भी करता साइन थीटा यूटिलाइज। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनो यहाँ पे। एक और बात ये बेटा कि भाई साहब तुम्हारे पास जनरली फॉर्मूला क्या बना, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट टोटल कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? तीन। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ऐसा ही है। तो टोटल तीन चीजों के ऊपर अगर डॉट प्रोडक्ट डिपेंड करता है तो तुम्हारे पास, देखिए अगर तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा बड़ा कि, ये देखो यार बात से देखना कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हेन विल बी द डॉट प्रोडक्ट बिकम जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, तो इसके तीन जवाब बन सकते हैं क्योंकि तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहला है, मैं क्या था, डॉट प्रोडक्ट टोटल तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो मुझे बताओ फर्स्ट चीज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर को जीरो कर दूं, सुनते रहना कौन सा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर को अगर मैं जीरो कर दूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि ए का नल वेक्टर मौजूद है। ये बात क्लियर होगी, ए का कौन सा वेक्टर मौजूद है, नल वेक्टर। सर नल वेक्टर का क्या मतलब है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। ठीक है, तो ए का नल वेक्टर मौजूद है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, नल वेक्टर ऑफ। सेकेंडली नल वेक्टर ऑफ बी, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी जो तुम लोग कह रहे थे अभी कि cos थीटा वाली टर्म क्या हो जाए, जीरो। भाई मैंने आपसे क्या कहा, पहले ये वाली टर्म जीरो हो जाए या तो ये वाली टर्म जीरो हो जाए, या पूरा का पूरा cos थीटा ही क्या हो जाए आपके पास, जीरो। तो cos थीटा जीरो सर कब होगा, जब एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे इस चैप्टर में, इस वजह से हम लोग बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कि एक ये वेक्टर ए, एक ये वेक्टर बी, ये हो गए आपके पास टेल टू टेल एंगल कितना, 90। अब सुनो यहाँ पे गौर से बात, यहाँ पे भी तुमने देखा टेल टू टेल एंगल मेजर करना, बात याद रहे। कल वाले टॉपिक के अंदर मैंने तुमसे कहा था हेड टू टेल एंगल ले सकते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर, मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमेशा टेल टू टेल एंगल यूटिलाइज होता है, सही है, हमेशा टेल टू टेल एंगल यूटिलाइज होता है, हेड टू टेल यूटिलाइज होता है। हेड टू टेल बेटा एडिशन और वेक्टर का टॉपिक था, वहां खत्म हो गया, कल मैंने एडिशन तुम्हें पूरी पढ़ा दी, आज मैंने किसकी हेडिंग डाली थी, मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेल टू टेल एंगल यूटिलाइज होता है बस। तो मुझे बताओ अभी टेल टू टेल एंगल कितना हो गया, 90। तो इसका मतलब इसको परपेंडिकुलर, इसको ऑर्थोगोनल, इसको नॉर्मल वेक्टर्स का नाम दिया जाता है, सही। जो लफ्ज भी तुम्हें ऑप्शन पे दिख जाए लगा देता, नॉर्मल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, ये आपके पास से आते हैं। और उनके बारे में मैंने तो बता दिया कि इनके दरमियान का एंगल कितना है, 90।
अगर मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ मुझे होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज है मेरी चीज में मैथ्स हो मेरे पापा मेरे बाबा की वैसे मैंने मैथ्स है पापा की वैसे मैंने बायोलॉजी से मैथ्स टीचर तो मेरे बाबा ने मेरे बाबा मुझे पहले मैंने वो टीचर्स मैथ्स कर लिए जो ना उनको नंबर से लिखने में बढ़ती थी वो ना अपने कैमरा लगाए थे वहां पे और वो स्कैनर से देखते थे घर के पास ले गए और उसमें घर को नंबर करते थे और बस नंबर से लिखे थे घर में आप एक जगह से जगह हम एक ही जब हम तेरा उसको फाइल नंबर से जब हम इसको पास में है खाने को चोरी हो गई मतलब खाने क्या मैं बाबा को बोलते हैं कि आज हम और डाउन डाउन लगे हम कह रही है यार मैंने सोचे मैं शेर को जगा है यार मेरे साथ काम करने बैठी ना आप बोलेंगे डाउन डाउन एक हमारी बात बात है मैं अभी देखो तुम्हारे पास जो है वो ये कि जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है तो ये बना ए बी कॉस थीटा। तो मैंने आपके सामने हेडिंग देखो क्या डाली है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर नॉट अ वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर क्या थे, आई जे के, वही वाले यूटिलाइज करोगे फिर से। अब मुझे बताओ एक्स के अलोंग था कौन, आई कैप, वाई के अलोंग कौन था और यहाँ कौन था, के कैप। सही है। अब मुझे बताओ अगर मैंने हेडिंग डाली है सिमिलर यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सिमिलर, यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यानी अगर एक आई कैप एक्स के अलाउ लाया कर रहा है तो मुझे बताओ दूसरा भी किसके ही अलाउ लाया करेगा, आई कैप के अलाउ। यानी कि आई डॉट आई इज इक्वल टू ए। ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि आई कैप का मैग्नीट्यूड। बी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी कि अगेन आई कैप का ही मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस। अब मुझे बताओ दोनों आई कैप एक्स के अलॉन्ग है तो मतलब दोनों पैरेलल है, मतलब एंगल 0 डिग्री। अच्छा अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये मुझे बताइए कि यूनिट वेक्टर की टाइप पढ़ाई थी लास्ट वीक, तो उसमें मैंने तुमसे कहा भी था कि हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कट कटा के क्या बचता है आपके पास 1। इसका मतलब ये भी 1, ये भी 1, और cos 0 अगेन किसके बराबर, 1 के। तो आई डॉट आई का आंसर क्या आएगा, ठीक है। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सिमिलर यूनिट वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी 1। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रॉपर्टी क्या बनी, आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, या के डॉट के, दे ऑल आर इक्वल टू, मतलब बात समझ में आई है? सही है।
मुझे बताओ अभी जो डायग्राम बनी तुम्हारे सामने वो ये थी, ठीक है। अब इसके अंदर x के अलाउट तो i के बाद ये तुम्हारा, y के अलाउट तुम्हारा j के बाद ये, और z के अलाउट तुम्हारा k के बाद क्या। अब मुझे बताओ कि अगर डिसिमिलर की हेडिंग आती है तो मेन फॉर्मूला ये रहा, तो इस मेन फॉर्मूले के मुताबिक a डॉट b मतलब i डॉट j, क्योंकि इस बार डिसिमिलर लेना है कि i है तो दूसरा j हो। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मतलब i का मैग्नीट्यूड, b का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, j का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय cos, ये मतलब i और j के दरमियान 90 आ गया, ठीक है। मुझे बताओ i डॉट j इज इक्वल टू i कैप का मैग्नीट्यूड मतलब 1, j कैप का मैग्नीट्यूड मतलब 1 cos 90 हो गया, वहां से देखो, ठीक है। तो मतलब i डॉट j 0 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मुझे डिसिमिलर निकालना है, मुझे अगर डिसिमिलर निकालना है तो वो सब के सब आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। बोलो। डेरिवेशन करने की वजह है सिर्फ फॉर्मूले होगी सेकंड क्लास, सिर्फ फॉर्मूला होगी सेकंड क्लास, ये उसका मिलेगा का R1 ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से जो उसको रेशो कर दिया तुम्हारा वेलोसिटी होगी सेकंड क्लास करा दो, v और अपॉन n जो कि सेकंड वेलोसिटी हमारे मैटर, और ये है कि रिलेशन बनाते हैं ये भी होगा। देखो इस चीज की जरूरत ही नहीं है, या तो वही समझा रहा हूँ कि वही ये फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा रफर के तौर पर याद रख सकते हैं, तो कोई करने की जरूरत नहीं है। रफर के तौर पर याद रखो कि नहीं फॉर्मूला ट्रांसफर है, ये तो हम लोग जब पूरे डेरिवेशन का याद रखते हैं पूरा उसका फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस लॉग डेरिवेशन लगाते हैं, तो वो कंपेयर कर देते हैं, उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं मिलता, तो डेरिवेशन नहीं करते हैं। तो सेकंड लास्ट स्टेप का फॉर्मूला याद रख लो, और उसके बाद जो वैल्यूज वैल्यूज आते हैं रखना क्या है, स्क्वायर के मल्टीपल स्क्वायर के वेलोसिटी में भी सेकंड लास्ट फॉर्मूला वेलोसिटी की वैल्यू 2.1 एक्सपोनेंशियल देखी है इक्वेशन में वेलोसिटी, उसके बाद उसको ऐसे बात करते हैं जैसे सेकंड लास्ट स्टेप कर दिया इसे इसमें रखना स्टार्ट और उसके बाद यहां पर की वैल्यू हमारे लिए आशा इसकी दोबारा तो फॉर्मूला शेप को मैं दूंगी दूंगा उस पे छोड़ दो फिर ने एक भी नहीं बोला तो नहीं दिया था मेरे पास है एमटी कार्ड के साथ जो है वो भी कनेक्ट करवा दूं उसका एज है हम कोई रीजन बोले तो फिर कर नहीं मैं आंसर जो ये भी नहीं है डिस्कशन करा तो मैं आंसर नहीं सकता कि मैं से रिलेटेड ज्यादा ये प्रेस करेगा डायग्नोस्टिक के साथ नहीं वो आज लाइव हो गया वो है और भी को मैंने भी रिप्लाई होगी
अच्छा देखो, अब अगर हमें ये चीज देखनी है बेटा कि ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, तो जरा और से सुनिएगा। हम लोग अभी करने लगे। देखो ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट होगा, एक पास मीटर का सवाल उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखिएगा। पहले मैं आपको जरा बुक वाला करके बता दूं कि हमने बुक में कैसे लिखा करते थे इसको, फिर बाद शॉर्टकट से भी देख लेते हैं। ये देखो, अगर इस तरह का सवाल आता है हमारे पास तो इसको कैसे देखा जाएगा, देखिएगा यहाँ पे। देखो हमारे पास, मुझे बताओ क्या निकालने के लिए कह रहे हैं आपके पास, एंगल, ठीक है, तो एंगल का ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मुझे बताइए इस थीटा को कैलकुलेट अगर करना है तो मुझे पहले ए डॉट बी पता होना चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता होना चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता होना चाहिए, तो cos थीटा निकल कर आएगा आपके पास, ठीक है। तो उस चीज को निकालने के लिए पहले मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो कि हम लोग यूजुअली इंटर में सॉल्व करते होते हैं। तो मुझे बताओ ए डॉट बी अगर मुझे पहले निकालना है तो बताओ ए डॉट बी, वेक्टर ए क्या है आपके पास 2i कैप,
-3j प्लस k और वेक्टर बी आपके पास क्या है देखो 4i -6j प्लस 2k। ठीक है, तो मुझे बताइए आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई, जे वाली टर्म जे से और के वाली टर्म के से। तो 2 4 जा आई डॉट आई किसके बराबर होगा? -3 -6 18 जे डॉट जे 1 प्लस के प्लस 2k। तो क्या आया मुझे बताओ ए डॉट बी? सही है, ठीक है। तो 28 निकल गया, ए डॉट बी आ गया। अब क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए के लिए √x² + y² + z², x y z है। तो 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? सही। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाला मैंने, तो अगेन √x² + y² + z², 4 -6 और 2। क्या है? 16 + 36 52 52 + 4। ठीक है, आपके पास आ गया। तो इसमें उठा के वैल्यूज पुट कर दे। a डॉट b 28 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a √14 मैग्नीट्यूड ऑफ b 56 cos थीटा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई और ये नीचे आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। ऐसे लिख सकते हो? बताओ आया ना भाई, एक ही रूट है ना, इसको कर दिया मैंने। अच्छा, अब अगर इसके बाद तुम लोग क्या करते थे? इंटर में कैलकुलेटर यूज करना था, ऐसा ही है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेटर, अच्छा ये मैंने अभी वर्किंग दोबारा से क्यों बताई है, हालांकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, टोटल इसके 4 केसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। चौथे केस तक नौबत आई नहीं है आज तक, लेकिन टूटी हुई किस्मत बेटा कभी भी हो सकती है खासतौर पे एमडी में। तो इसलिए 4 केसेस इसके टोटल बनते हैं, चौथे केस तक बात पहुंचेगी नहीं, उससे पहले हल हो जाएगी। तो अभी तो सिर्फ ये केस नंबर 1 का सवाल है, आप ये समझ। ठीक है, क्या निशानी है भाई, सिर्फ सुनो। मुझे बताओ कि अगर इसके बाद मुझे कैलकुलेटर यूज नहीं करना तो हम उसको कैसे टैकल करें? ठीक है, मैं चाहता हूँ उसको मैं कैलकुलेटर यूज ना करूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक बात ही बताओ, सिर्फ एक बात का जवाब दो कि क्या मैं इस न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकता हूँ? नीचे वाला ऐसे, ये तो क्या किया मैंने, एक्सप्लेन करूंगा क्या किया मैंने। मैं स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या दोबारा से लिखा है? ठीक है, तो समझ लो जैसे लॉग का एंटी लॉग होता है, वैसे स्क्वायर का रूट होता है। सिंपल बात, स्क्वायर से रूट हो गया दोबारा ये चीज मिल जाएगी मुझे। तो मुझे बात ये बताओ, 28 के स्क्वायर का मतलब है मैं 28 कितनी दफा मल्टीप्लाई कराऊंगा? जल्दी से बताओ। सही है। अच्छा, बस ये यहाँ पे आंसर खत्म हो गया आपका। कैसे खत्म हो गया मुझे बताओ कि अगर मैं रूट पूरा एक ही कर दूं, ये मुझे बताओ, अगर मैं रूट पूरा एक ही कर दूं, ऊपर 28 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 14 मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है? 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 2 वन जा 2, 2 28 टाइम्स 56, 28 से 28 क्या बचा? ऐसे ही है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 व्हिच इज इक्वल टू 0 डिग्री। सही है। तो अब मुझे एक बात ये बताओ कि मैंने आपसे क्या बोला, ये मैंने पूरी वर्किंग से मैं आपको केस 4 के लिए समझाई है। सुन लो यार, जो पूरी वर्किंग है ये केस 4 के लिए समझाई है अलग से, कि अगर केस 4 का सवाल आया तो आपको ऐसे टैकल करना है, लेकिन उसका आंसर 0 नहीं होगा, 0 देने के अलावा कुछ और होगा। वही मैं तुम्हें बता, सारी बातें सुना। अब मेरी अगली बात सुनो। सेकंड बात ये है कि मैंने आपसे बोला था कि आपको इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है पेपर। सही है,
भाई जरूरी है मुझे बताओ कि हर मर्तबा यही वैल्यूज आएंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने आपसे बोला कि ये सवाल पूरे चैप्टर से वेक्टर से सवाल ना बने, ये बनेगा। हर ई कैट की यूनिवर्सिटी ये सवाल देती है, हर एमडी कैट में भी आपके पास आया, नम्स में भी आता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। अभी मैं तुम्हें उसके बहुत सारे सवाल करा रहा हूँ, सुनो। मैंने आपसे बोला कि सवाल क्या था, सुनो आप दोबारा से उसी क्वेश्चन को देखो। वेक्टर बी को जरा गौर से देखो, वेक्टर बी क्या है? 4i कैट माइनस 6j कैट प्लस, गौर से देखो इन वैल्यूज। अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन निकालता, क्या बचेगा? ये क्या है? यानी कि सुनो आप गौर से, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ये पूरा भी वेक्टर ए है ना, तो मैंने इसकी जगह वेक्टर ए लिख दिया। अब जरा मुझे सवाल सुनना और मुझे जवाब देना। मुझे बताओ, क्या आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड नंबर समेत जो साइन है वो भी सेम है ए के साथ? ये जो वैल्यू निकल कर आई है इसमें नंबर भी सेम है, और असल चीज ये है समझने वाली, जो केस 1 2 3 बन रहा है वो इसकी बेसिस के ऊपर बन रहा है कि नंबर भी सेम है और साइन भी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में कौन भी है? बी भी है। और अगर तुम्हें टाइप्स ऑफ वेक्टर याद हो तो मैंने तुम्हें इस वेक्टर का टाइप का नाम दिया था इक्विवेलेंट वेक्टर। इसका मतलब दोनों की टेल के दरमियान एंगल कितना होगा? 100 करने की जरूरत नहीं। सही। असल चीज समझाने की ये है कि अगर मैग्नीट्यूड और साइन सेम होंगे तो इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल आप सवाल में ही देखते सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है इसको पूरा का पूरा टैकल करने की। आ रही बात समझ में? लेकिन शर्त क्या है कि मैग्नीट्यूड और साइन दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तो ये हरकत होगी। सर अगर साइन चेंज हो गए, साइन अगर अपोजिट होगा तो 180 डिग्री का एंगल, साइन अगर अपोजिट है तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जिसको तुम लोगों ने किसका नाम था? नेगेटिव वेक्टर का, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो एक इक्वल और इक्विवेलेंट वेक्टर था, एक नेगेटिव वेक्टर था, तो यही दो सॉल्व होंगे आपके पास। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो रही है? लिखना चालू रखो। मैंने नोट्स बनाए थे वो वाली एक दफा बनाए थे, उसके बाद हमने एक दफा पढ़े थे वो वाला जनरल में जूनियर को दिया और अभी वो केस का मेरे साथ मेरा इतना नॉलेज के फैक्ट आ रहा है मुझे। अच्छा आपसे वापस काम के लिए मुझे वापस कर दीजिए, मुझे वो चाहिए नहीं मुझे सर के बाद मेरे तो आप
मैंने बस मैथ्स पढ़ी थी मेरे साथ लगा उससे एक दिन लगा मैंने माइनस पीरियड थे मैं चेक नहीं करना थी हाँ तुम्हारे मैंने भी अभी वो एक यूपी पहले करती थी तभी मैं टेक टॉप में काम नहीं कर रही खाली टीचर ने करवाया हमारे को सिर्फ सिला चाहिए मैं तो क्लास तो साइंस के लिए मैं इसके बारे में मैं समझा दे रहा हूँ कि वो साफ जानना चाहते हैं तो नाम और नाम है तो वैसे हमारे साइड वर्क में वैसे मुझे टॉपिक क्वेश्चन है ग्रेड चाहिए मुझे चाहिए तो मुझे सैलरी चाहिए चाहिए लेकिन नजर का भी काम नहीं किया मतलब आप चाहिए ना कैसे मतलब दृष्ट ये सब तो नहीं पता चलो ये तो वो सीधा दिन चीज करते हैं ना कि वो क्या करें है वो मतलब सीरीज और बोले से देखा सारे पास और सारा सब भी इंसान है ऐसे मैं दिल से तो वैसे भी मैं आई प्रैक्टिस में ये प्रोटीन अब ना उनको कहता हम सब लोग यहाँ हमको कुछ कर देना और उन्होंने पढ़ा भी स्कूल तक फिर दोबारा मतलब वो पंजाब चले गए थे ट्रेनर वगैरह के लिए वापस जो भी पढ़ा वढ़ा उसके बाद आगे इसी स्कूल में आ गए तो हमारे यहाँ से लेकिन पैदा होते तो वो पास आउट हुए थे तो इस बात में बहुत शुक्र करो सारे टीचर्स को जानते हैं और वो ना हमारे स्कूल में मना तो पॉलिटिक्स से बात नहीं कर सकते रिलीजन में बात नहीं कर सकते मन क्लास में सब कुछ नहीं सुना वो पॉलिटिक्स को भी बात करते हैं रिलीजन में भी बात करते हैं मैं तो सुन के हम तब पालन उनको होगा मिलता है उनको भी ट्रेन में हाई से है ये तब हाई से है और हमारी क्लास में हां हमारी मैंने कर लिया हमारे पास एक जीवन बच्चे थे ये उनको पढ़ा करते यस मुझे ना भी ऐसा बोलने मैं सब सब करती है ऐसा करते रहते हैं और शुरू को बचपन मैं करता हूं मेरी क्लास आज के बारे में सीखो माशाल्लाह बहुत बड़े दिक्कत है यार वो इस सारे निशान होते हैं इनको क्रिकेट समझते हैं ये हमारे सेक्शन में क्रिकेट है हमारे छोटे हमारे और फिर नहीं था जब मैं मुझे समझ नहीं आई इधर मैं आई से इधर मुझे आएगा मुझे तो से नहीं कुछ शॉप है सिस्टम मुझे नहीं पता मुझे नहीं क्यों सब क्या है उनको सर मेरे ऐसे ना तो दोबारा पाकिस्तान आज ये मैं तो ठीक है इतना मुझे स्ट्रेस वाला समझ आ रहा है तो फिर मतलब मैं रहता हूँ कि मेरे को सब चीज सबसे टीचर से जो तो इसमें आंसर क्या बनेगा अगर ये दो वेक्टर्स मेरे सामने गिवन है इसका आंसर क्या बनेगा भाई मेरा आपसे क्या बोला सबसे पहले क्या निकालने की कोशिश करो कॉमन ठीक है तो इसमें -6 है 14 है और -4 है ठीक है तो 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा -3 ऐसे ही है ठीक है तो मुझे बात ये बताओ कि इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा -2 माइनस का क्यों लिख रहा हूँ कि दोनों में साइन डिफरेंस है तो -2 का मतलब अगर बी इस डायरेक्शन में तो ए किस तरफ से तो आगे कितना आपके पास सही है